हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लंग्स डिसीज़। लंग्स डिसीज़ को कंटिन्यू करने से पहले जान लेते हैं लंग्स की एनाटॉमी के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि सभी के पास दो लंग्स होते हैं, एक हर तरफ चेस्ट में, जिसको हम थोरेसिक रीजन भी बोलते हैं। थोरेसिक रीजन कौन सा एरिया होता है? एरिया बिटवीन योर नेक एंड एब्डोमेन। जैसे कि दो लंग्स तो राइट एंड लेफ़्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर राइट लंग की बात करें तो इसका जो वेट होता है, एवरेज वेट 450 ग्राम होता है और ये 2 फिशर्स में डिवाइड होता है। 3 लोब्स इसमें होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर लोब। दूसरा लेफ़्ट लंग की बात करें तो 400 इसका ग्राम वेट होता है, एवरेज वेट, जो 1 फिशर में डिवाइड होता है और 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स। जो मिडिल लोब होता है वो रिप्रेजेंटेटेड होता है लिंगुला के थ्रू और इसका जो एयरवे पैसेज होता है ट्रैकिया से शुरू होकर के लेफ़्ट राइट मेन ब्रोंकिया में डिवाइड होता है और ये ब्रोंकिया कंटिन्यूसली सब डिवाइड होता है और टर्मिनेट होते हैं ये एल्विलर सैक पर जा कर के। जो लंग्स का मेन फंक्शन है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। अगर इस एयर पैसेज में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड पॉल्यूटेंट या कोई भी हार्मफुल गैस इनहेल होती है तो या अंदर एंटर करती है तो इसमें इन्फेक्शन कॉज होता है और ये इन्फेक्शन डायरेक्टली अफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन को भी अफेक्ट करेगा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट है। लंग्स डिसीज़ जो हैं वो डिसऑर्डर हैं या इन्फेक्शन आप बोल सकते हो, जो अफेक्ट करते हैं लंग्स को और ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो जो फिजिशियन होते हैं इसका एग्जामिनेशन पहले तो हिस्ट्री के बेस पर करते हैं कि कार्डिनल सिम्टम्स कैसे हैं, लाइक कफ है, हेमोप्टाइसिस है, ब्रीथलेसनेस है या वीज है या चेस्ट पेन है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं रही है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, लाइक वो अल्कोहलिक तो नहीं है, स्मोकर तो नहीं है, टोबैको च्यूइंग तो नहीं करता है। दूसरा एस्पिरेशन, एक हिस्ट्री का फैक्टर चेक करते हैं, लाइक फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं है, वो माइटस तो नहीं है। दूसरा इंडस्ट्रियल डिसीज़, लाइक उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, वो कहाँ रहता है, तो ये सब उसका इन्वायरमेंटल एरिया भी पूछा जाता है। डॉक्टर जब एग्जामिन करते हैं तो पूरी हिस्ट्री को चेक करते हैं कि प्रीवियस में उसके फैमिली हिस्ट्री किस तरीके की रही है और उसका खुद का जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है या उसका हैबिटाट स्टेटस है वो किस तरीके का है, वो एलर्जिक तो नहीं है, उसकी फैमिली में हिस्ट्री में किसी को एस्थमा, हे फीवर, एक्जिमा, साइनासाइटिस, नेज़ल डिस्चार्ज, पेन, टेंडरनेस, साइनसेस, हेडेक, ये सब तो नहीं रहा है, या पास्ट में उसे कभी मेजल्स, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, चाइल्डहुड में कोई ब्रोंकाइटिस तो नहीं रहा, डायबिटीज़ पेशेंट तो नहीं है, HIV इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से एक्सपोजर तो नहीं हुआ उसका कभी, तो या डिस्फेजिया जैसी कंडीशन तो नहीं है। तो ये सब जो है हिस्ट्री पहले चेक की जाती है, फिजिशियन हिस्ट्री को चेक करते हैं, देन उसके बाद वो जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में आपके नेल्स को चेक करते हैं, बीपी को चेक करते हैं, लिम्फेडेनोपैथी तो नहीं है, लाइक आपके पैरों को चेक करते हैं, सूजन तो नहीं है, उसमें एडेमा की कंडीशन तो नहीं है, आपकी स्पाइन किस तरीके की है, या कोई भी ट्यूबरकुलोसिस स्टिग्मा तो नहीं है, नेक में कोई थायराइड स्वेलिंग या ट्रैकियल टक तो नहीं है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में साइनस, टेंडरनेस या थ्रोट में टॉन्सिल्स, ये सब आपको जनरल एग्जामिनेशन में फिजिशियन चेक करते हैं। देन उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में क्या क्या फैक्टर फॉलो करते हैं, लाइक शेप ऑफ चेस्ट, कि आपके चेस्ट का शेप कैसा है, लाइक बैरल शेप चेस्ट एक्सेट्रा किस तरीके का है, डायामीटर कैसा है आपका। दूसरा कोई बल्गिंग, फ्लैटनिंग या रिट्रैक्शन तो नहीं है, स्पाइन किस तरीके की है, या दूसरा जो फैक्टर वो चेक करते हैं वो है रेस्पिरेटरी मूवमेंट किस तरीके का है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन रिदम और एब्डोमिनल, थोरेको एब्डोमिनल या एब्डोमिनो थोरेसिक कैरेक्टर किस तरीके के हैं।
तो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन कैसा है। और थर्ड फैक्टर मीडियस्टिनम देखते हैं, एपेक्स ऑफ इम्पल्स कैसा है। मिसलेनियस में आपके जैसे स्कार्स है, साइनस है, पल्सेशन है, डायलेटेड वेन है, शाइनी स्किन है चेस्ट के नीचे, तो ये सब आपको इंस्पेक्शन में वो चेक करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन में। दूसरा जो फैक्टर वो देखते हैं इंस्पेक्शन के अलावा वो है पल्पेशन की, पल्पेशन कैसा है, बीट कैसी है। दूसरा परक्यूजन चेक करते हैं राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। पोस्टीरियर, सुप्रा स्कैपुलर, इंटर स्कैपुलर और इंफ्रा स्कैपुलर चेक करते हैं। और एक्जिला में आपका अपर एक्जिला, मिड एक्जिला एंड लोअर एक्जिला का इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं। दूसरा आपकी ब्रीथिंग का साउंड देखा जाता है। मिसलेनियस में लाइक आपका ब्रोंकोफोनी, कॉइन टेस्ट, पोस्ट टजिव रेल्स, पोस्ट टजिव सक्शन स्प्लैश कैसा है। और फाइनली जो डायग्नोसिस होती है, अगर आपको कहीं आपकी एनाटॉमी देखी जाती है, राइट अपर लोब में कोई लेसन तो नहीं है। अगर पैथोलॉजिकली बात देखें तो निमोनिया तो नहीं है। ईटियोलॉजी की बात करें तो क्या पॉजिटिव एजेंट रहा होगा, लाइक बैक्टीरियल है, वायरल है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई। कॉम्प्लिकेशन में लंग्स में एब्सेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन के तरीके हैं कि अगर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आपका जो फिजिशियन होते हैं वो एग्जामिन करते हैं कि एग्जैक्टली आपको लंग्स में क्या डिसीज़ है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, ब्रोंकिया में है, कहाँ पर आपको क्या लेसन के बेस पर या आपके जनरल एग्जामिनेशन के बेस पर वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि आपको एग्जैक्टली डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन है, क्या है। डायग्नोसिस तो हो गया आपके सिम्टम्स, साइन और पल्पेशन के बेस पर, परक्यूशन के बेस पर। लेकिन आपका जो इन्वेस्टिगेशन थर्ड स्टेप जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है वो आपका सीबीसी काउंट करके, एक तो टोटल ब्लड सेल काउंट करके पता लगाएंगे, दूसरा आपका सैंपल लेंगे स्प्यूटम एग्जामिनेशन करने के लिए। स्प्यूटम एग्जामिनेशन किया जाता है ग्राम बैक्टीरिया के लिए, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के लिए, जो करते हैं जियल नियल्सन स्टेनिंग के थ्रू। दूसरा आपका एक्सरे भी चेस्ट का करवा सकते हैं जो आपकी होमोजेनस ओपेसिटी को देखने के लिए। और दूसरा कॉनकेव अपर बॉर्डर जिसे हम एलिस कर्व बोलते हैं, ये सब आपको दूसरा रेडियोलॉजिकली आपको फ्री क्लासिकल और फ्री सब पल्मोनिक कैसा है, डायफ्रैम एलिवेट कैसे होता है, तो ये सब आपको चेक करेंगे एक्सरे करवा कर। तरीका है आपका इमेजिंग करा करके, लाइक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, HRCT स्कैन, MRI, ये सब आपका देखेंगे कि आपको फ्लूइड किस तरीके का है। थॉरस सेंटेसिस डिफ्रेंशिएट ट्रांसुडेट फ्रॉम एक्सुडेट, ये चेक करेंगे। प्लूरल बायोप्सी देखेंगे, थोरेस्कोपी भी करा सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस के तरीके हैं कि एक तो सिम्टम्स के बेस पर डायग्नोस करते हैं और दूसरा है आपका इन्वेस्टिगेशन में ये सारे आपके टेस्ट फिजिशियन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब आता है कि आपको डिसीज़ के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के बारे में। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लंग्स का डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट जो होता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इसमें प्रेजेंट होता है पेशेंट में, और ये साइन है प्लूरल इफ्यूज़न का, जिसमें कोलैप्स, कॉन्सोडिलेशन, कॉन्जेशन, लोकल एरिया में डलनेस, ये सारे एविडेंस मिलते हैं, जिसमें साइन और सिम्टम प्रेशर का साइन और सिम्टम्स देखते हैं। एक्सरे जब होता है तो उसमें कोलैप्स ऑफ सेगमेंट या मास देखने को मिलता है। दूसरा डिसऑर्डर जो है वो है सिननिमोनिक इफ्यूज़न। इसमें साइमल्टेनियस निमोनिया कॉज होता है, जिसमें जो लंग्स होते हैं कवर्ड होते हैं प्लूरल इफ्यूज़न से, और इसमें क्या होता है ब्रोंकियल जो ब्रीथिंग होती है उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अच्छे से सुनाई देता है, और रेल्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल रेजोनेंस हाई हो जाती है क्योंकि जो लंग्स होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं और रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं। और दूसरा आपका निमोनिया जो है एसोसिएटेड होता है प्लूरल इफ्यूज़न से, या कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है इसका फैक्टर, या पल्मोनरी इन्फेक्शन के कारण भी ये
निमोनिक इफ्यूज़न आपको कॉज हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो इसके ट्रीटमेंट में जनरली रेस्ट बताते हैं या विटामिन्स या एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर। दूसरा, अगर केस ट्यूबरकल इफ्यूज़न का है या पल्मोनरी ट्यूबरकल का है तो ये 5 to 6 ईयर तक आपको रहेगा। और दूसरा, इसको मैनेजमेंट के लिए जो है फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में एडवाइस करते हैं कि जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट है और एपिनेमा है उसको इसमें जो फ्लूइड्स है उसको कैसे मैनेज करना है उसको मैनेजमेंट करते हैं वो लोग। चेस्ट की फिजियोथेरेपी देखते हैं। दूसरा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हेल्प करती हैं इसमें क्योंकि जो मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन है फ्लूइड का, इसमें क्या होता है थिकनिंग हो जाती है, प्लूरल थिकनिंग और एडहेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए इसमें जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है इसको मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। दूसरा, इसमें एंटीबायोटिक भी, अगर एपिनेमा की कंडीशन है तो एंटीबायोटिक दी जाती है और ये एंटीबायोटिक आपको 3 to 6 वीक तक प्रोवाइड करते हैं जब तक कि WBC काउंट जो है नॉर्मल ना आ जाए। और दूसरा, रेडियोलॉजिकली अगर आपका चेस्ट एक्सरे वगैरह करवाया गया है तो उसमें प्रॉपर क्लियरेंस ना हो जाए तब तक के आपको ये एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती हैं। एंटीबायोटिक में जनरली जो फिजिशियन होते हैं कॉम्बिनेशन लेते हैं बीटा लैक्टम अमाइनो ग्लाइकोसाइड का और मेट्रोनिडाजोल का। दूसरा, इंटरकोस्टल ड्रेनेज में अगर ड्रेनेज की बात करें तो लंग्स की कैपेसिटी को ठीक करते हैं। ड्रेनेज उसका जो कंटिन्यूसली इंटरकोस्टल ड्रेनेज है उसको पेशेंट को एफिब्राइल या लंग एक्सपेंशन कराते हैं जिसमें कि जब तक कि WBC काउंट रिटर्न ना आ जाए नॉर्मली तब तक इसको ये थेरेपी भी देते हैं। दूसरा, कोलैप्स ऑफ द लंग्स डिसऑर्डर, दूसरा जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो है कोलैप्स ऑफ लंग्स। इसके जो कॉजेज़ हैं लाइक नीमोथोरेक्स, लार्ज नियोप्लाज्म, वेरी लार्ज प्लूरा इफ्यूज़न, कोई फॉरेन बॉडी या म्यूकस प्लग या ब्लड या एडेनोमा, कार्सिनोमा, तो ये सारे फैक्टर्स हैं कोलैप्स कर जाते हैं जिसमें लंग्स। और इनके सिम्टम्स क्या हैं कि लंग्स की जब आप ब्रीथ करेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या है, अगर ब्रीथ कर रहे हैं तो पेनफुल है या साइड किसी लंग्स की किसी साइड में अफेक्ट कर रही है, ब्रीथ करने पर पेन हो रहा है या आपको ड्राई कफ आ रहा है, तो इसमें से कोई भी सिम्टम अगर दिखते हैं तो उसके बेस पर इसको डायग्नोस किया जाता है या कोई भी इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा जो है वो आपको एक्सरे करवाया जाता है चेस्ट का, तो उसमें आपका जो ओपेसिटी एरिया है इन्वॉल्व होता है और अगर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं जैसे कि इन्फेक्शन है या स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स है या रप्चर्ड ब्यूले ऑफ कंपनसेटरी एम्फेजेमा है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इस केस में हो सकते हैं जब लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। दूसरा, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं तो ऑक्सीजन एनाल्जेसिक एग्जाम्पल है कि अगर उसको ऑक्सीजन देते हैं या एनाल्जेसिक देते हैं। दूसरा, सीक्रेशन को रिमूव करते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर के थ्रू या पोस्टरल ड्रेनेज के थ्रू। और दूसरा जो है ब्रोंकोस्कोपिक रिमूवल करते हैं प्लग का, और इसमें जो एंटीबायोटिक है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब करते हैं। फिफ्थ जो डिसऑर्डर है या डिसीज़ है वो है फिब्रोसिस ऑफ द लंग्स। जो फिब्रोसिस है ये एक रिप्लेसमेंट है लंग्स पेरेन्काइमा का फिब्रस टिश्यू से, और यूजुअली ये रिपेरेटिव या रिएक्टिव प्रोसेस है। किस कारण होती है तो पल्मोनरी ओरिजिन जिसमें इन्फेक्शन एक फैक्टर है, इन्फेक्शन लाइक आपको ट्यूबरकुलोसिस, पायोजेनिक लंग्स एब्सेस या ब्रोंकाइटिस या लोबर न्यूमोनिया या पल्मोनरी माइकोसिस या कोई वायरल इन्फेक्शन लाइक वेरिसेला जैसा कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इसमें भी आपको फिब्रोसिस हो सकती है लंग्स की। दूसरा, आपको नीमोकोकिनियोसिस या हाइपर सेंसिटिविटी
या कोलेजन डिसऑर्डर या नियोप्लास्टिक कंडीशन या कोई ड्रग लाइक ब्यूसल्फान, ब्लियोमाइसिन और मेथाइसर्जाइड। ये अगर आप काफ़ी टाइम से ये ड्रग का कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो भी आपको फिब्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कार्डियक ओरिजिन देखा जाता है, लाइक कार्डियक ओरिजिन भी एक कॉज है, लाइक मिट्रल स्टेनोसिस या मल्टीपल पल्मोनरी इन्फ्रैक्शन, ये भी कारण है फिब्रोसिस होने का, लंग्स में फिब्रोसिस कॉज हो जाता है। दूसरा फिब्रोसिस जो है डिफ्यूज़ फिब्रोसिंग एल्वोलाइटिस भी होता है, जिसको हम हैमान रिच सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी जनरली ईटियोलॉजी जो है वो अननोन है, लेकिन ये हाइपर सेंसिटिव निमोनिया की तरह है और अबव 80 इयर्स एज में ये देखने को मिलता है इस तरीके का केस। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिस्पेनिया प्रोग्रेसिव कंडीशन में होती है, ड्राई कफ आता है, माइल्ड म्यूकोइड एक्सपेक्टोरेशन होता है और वेट लॉस हो जाता है, फटीग फील होती है, बॉडी पेन होती है, क्लम्बिंग या फिब्रोसिस जैसे साइन होते हैं। और इसको डायग्नोज करते हैं जो फिजिशियन होते हैं वो एक्सरे के थ्रू या रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न PFT करते हैं या लंग्स की बायोप्सी करते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉर्टिको स्टेरॉइड देते हैं, जनरली 40 to 60 mg डेली 1 to 2 मंथ तक ये प्रिस्क्रिप्शन चलाते हैं, ट्रीटमेंट चलाते हैं डॉक्टर। तो ये कंडीशंस हैं लंग्स के डिसऑर्डर या डिसीज़ की। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है नीमोथोरेक्स कंडीशन होती है। नीमोथोरेक्स जो है ये एक एयर पैसवे है, प्लूरल कैविटी इन्वॉल्व होती है और इसके जो कॉजेटिव फैक्टर हैं वो है आइडियोपैथिक और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जैसे अल्सरेशन तो नहीं हुआ है, कहीं लेसन तो नहीं है या स्कार तो नहीं है, या आपको कोई पल्मोनरी डिसऑर्डर लाइक इन्फेक्शन या प्लूरल नियोप्लाज्मा या अस्थमा तो नहीं है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं नीमोथोरेक्स के डिसऑर्डर के। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉमेटिक और एटिक कंडीशन भी होती है, लाइक पेनिट्रेटिंग ऑफ वाउंड और नॉन पेनिट्रेटिंग वाउंड, और कुछ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी इसकी वजह होती है कि आपको नीमोथोरेक्स हो गया हो। ये कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो क्लोज्ड, जिसमें जो लंग्स की ओपनिंग होती है या तो बहुत छोटी हो जाती है या बहुत ही कम होती है और ये रैपिडली हील होती है और लंग्स को अलाउ करती है कि वो री एक्सपेंड करें। दूसरा ओपन टाइप का होता है, जिसमें ओपनिंग जो होती है वो पेटेंट होती है और प्लूरल कैविटी के इक्वल होती है। दूसरा टेंशन, इसमें जो ओपनिंग होती है वाल्वुलर की, जिससे एयर एंटर करती है और प्लूरल स्पेस इंस्पिरेशन के दौरान जो पॉजिटिव प्रेशर है प्लूरल कैविटी का, पॉजिटिव प्रेशर ऑकर होता है प्लूरल कैविटी में। तो ये टाइप्स हैं नीमोथोरेक्स के। सिम्टम्स के बेस पर डायग्नोज करते हैं, तो ये ऑनसेट हुआ है या चेस्ट में पेन तो नहीं है या वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है, ब्रीथलेसनेस तो नहीं है या कोलैप्स तो नहीं हुआ है लंग्स में कहीं पर। ये सारे सिम्टम्स के बेस पर इसको डायग्नोज किया जाता है। और इसके जो साइन होते हैं, इसमें क्या होता है, चेस्ट का जो मूवमेंट होता है रिड्यूस हो जाता है। क्लोज्ड नीमोथोरेक्स इसका पहला साइन होता है, जिसके अंतर्गत चेस्ट का जो मूवमेंट होता है रिड्यूस हो जाता है, हाइपर रेजोनेंट ब्रीथ साउंड आता है, एंट्री एयर की जो एंट्री होती है वो एब्सेंट हो जाती है। तो ये सारे इसके साइन हैं। दूसरा, ओपन नीमोथोरेक्स की कंडीशन में क्रैकपॉट साउंड आता है। दूसरा, एम्फोरिक ब्रीथ साउंड आता है या वॉइस या कफ साउंड आता है। तीसरा, टेंशन नीमोथोरेक्स की कंडीशन में जो साइन होते हैं वो ब्रीथलेसनेस इंक्रीज़ हो जाती है, सांस नहीं आती है, साइनोसिस की कंडीशन हो जाती है या ट्रैकीकार्डिया जैसी कंडीशन हो जाती है। दूसरा जो तरीका है इसका इन्वेस्टिगेशन का वो है एक्सरे। तो इसमें क्या होता है, रेज़र शार्प बॉर्डर दिखाई देती है लंग्स में। ये सारे इसके साइन हैं डायग्नोज करने के। दूसरा, इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया जाता है
और इसमें मॉर्फिन का और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ शॉक इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। अदर जो डिसऑर्डर होता है वो है पल्मोनरी कैविटी। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी कैविटी वो एरिया है जिसमें लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस होती है और लंग्स की जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं या जो कैविटी होती है वो एम्प्टी हो जाती है और जो इन्फेक्शस मटेरियल है या इन्फेक्टेड मटेरियल है उसके सीक्रेशन से पल्मोनरी कैविटी फिल्ड हो जाती है। इसका कारण है इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और नियोप्लाज्म की बात हो तो मेटास्टेसिस और लिम्फोमा जैसी कंडीशन के कारण ये पल्मोनरी कैविटी जो है इन्फेक्शियस एजेंट से फिल हो जाती है। अनदर कंडीशन इज़ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ये ट्यूबरकल बैसिलाई के एंट्री के कारण होती है। इसको इन्हेलेशन या इंजेक्शन अगर कर लेते हैं, लाइक इसकी जो मेन एंट्री या मोड ऑफ एंट्री होता है वो स्किन, टॉन्सिल्स, कंजक्टिवा और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इसके मोड ऑफ एक्शन वो मोड ऑफ एंट्री है। और अगर कोई इन्फेक्शियस पेशेंट है उसका स्पिटम से कांटेक्ट हुआ है तो ये कॉमनेस्ट सोर्स है ट्यूबरकल बैसिलाई का, या ये एटमॉस्फेयर में कफ के थ्रू स्प्रेड हो जाता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है। तो ये सारे इसके मोड ऑफ एंट्री हैं कि इन्फेक्शंस एजेंट को एंट्री कैसे करेंगे, तो ये उसके मोड ऑफ एंट्री हैं कि अगर किसी के ड्रॉपलेट चले गए हैं या स्प्यूटम है या आपका कांटेक्ट है, एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट है जो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में है, तो इस तरीके से ये ट्यूबरकुलस बैसिलाई जो है एंटर कर जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकल्स की पैथोजेनेसिस की बात करें तो अगर हमने ट्यूबरकल बैसिलाई को इनहेल कर लिया है और वो रेस्पिरेटरी ब्रोंगियोल या एल्वलाई तक पहुंच गया है तो वो मैक्रोफेजेस के थ्रू इनगल्फ कर लिया जाएगा और ये मैक्रोफेजेस जो हैं ट्यूबरकल बैसिलाई जो है अगर मल्टीप्लाई कर लिया है मैक्रोफेजेस में तो ये 3 to 8 वीक तक डेवलप कर लेगा और हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होगी ट्यूबरकल प्रोटीन के कारण, जो डिपेंड करती है मॉडिफिकेशन ऑफ थाइमस पर, जो लिम्फोसाइट पर डिपेंड होता है। और इस टाइम कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे लाइक ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट पॉजिटिव होगा, मैक्रोफेजेस रप्चर हो जाएंगी और ट्यूबरकल बैसिलाई जो है रिलीज़ हो जाएगा, ग्रेन्युलोमेटस लेसन दिखाई देगा और इसमें जो एपिथेलॉइड सेल हैं जो मैक्रोफेजेस से बनती हैं, लैंगन्स जिएंट सेल जो मैक्रोफेजेस से बनती है, ये सभी अपीयर होंगी। तो जो नंबर ऑफ सच ट्यूबरकल फॉर्म करेंगे न्यूमोनाइटिस और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है न्यूमोनाइटिस में जो चेन है वो इन्वॉल्व हो जाएगी ट्यूबरकल की और ये जो होगा इस कंडीशन को प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन बोलते हैं और ये कुछ महीनों तक चलती है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ट्यूबरकल का ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाता है थोरेसिक डक्ट के थ्रू और इसके जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में जो टर्म्स हैं लाइक सब प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस, हेलर लिम्फ एडेनोपैथी या ड्रेनिंग लिम्फेटिक, तो ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं कि सिम्टम्स जो होते हैं जल्दी दिखाई नहीं होते, एसिम्टोमेटिक कंडीशन में रहते हैं। फीवर जो होता है कुछ समय के लिए आता है जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा के केस में होता है और एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन हो जाती है, वेट लॉस भी होता है, कफ और वीज़ आता है, कफ भी आता है और ये किस कारण आता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं ब्रोंकाई के उन पर प्रेशर पड़ने के कारण कफ और खांसी भी आती है। दूसरा इसका जो साइन है साइन कैसे डिटेक्टेबल होते हैं, फिजिशियन साइन क्या है, तो लोकल एरिया में ब्रोंकाई रेल्स दिखाई देते हैं या जनरल डेबिलिटी जैसे कि पेल और चिल्ड ठंड दे करके स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, हेयर लॉस होते हैं और ठंड लगती है और पतले हो जाते हैं
तो वेट लॉस होता है। तो ये सारे इसके फिजिशियन साइन हैं कि जो आपको प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के प्राइमरी के बाद ये पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसमें लिम्फ नोड जो होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं, एपीएल फिब्रोसिस देखने को मिलती है और मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस अनकॉमनली और डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस जैसी कंडीशंस होती हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की वो सीबीसी के थ्रू किया जाता है और जो आपका मैनटॉक्स टेस्ट करते हैं इसके लिए, या इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक के थ्रू, या सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं तो, या लंग्स बायोप्सी के थ्रू इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है लेबोरेटरी में। दूसरा एक्सरे इन्वेस्टिगेशन में आपका एक्सरे करवाते हैं चेस्ट का, या टोमोग्राफी या ब्रोंकोग्राफी या सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू भी या एमएमआर के थ्रू भी इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं इमेजिंग में। दूसरा पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन के थ्रू भी इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अमाइलोइडोसिस, एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ अदर ऑर्गन और ड्राई प्लूरेसी जैसी कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखने को मिलते हैं। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बेड रेस्ट जनरली एडवाइस करते हैं, कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी में जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रीटमेंट को, लाइक आपका ऑप्टिमल पीरियड, रेस्ट, डाइट, नर्सिंग, क्लाइमेट, ये सभी फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कीमोथेरेपी को। और इसमें जो ड्रग दी जाती है वो बैक्टीरियासाइडल यूज़ की जाती हैं, जैसे आइसोनियाज़ेड, रिफैम्सिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या पायरिज़िनामाइड, या बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग यूज़ की जाती हैं जैसे थियासेटाजोन या एथेम्ब्यूटॉल या पैरा अमाइनोसैलिसिलिक एसिड या एथियोनामाइड जैसी ड्रग का यूज़ करते हैं। दूसरा फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती हैं वो रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड या स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग जो होती हैं साइक्लोसेरिन, वायोमाइसिन और कैनामाइसिन। दूसरा लास्ट जो ड्रग होती हैं साइक्लोपेंटिल या रिफाम्सिन, जो लॉन्ग एक्टिंग रिफाम्सिन एक हफ्ता 1 वीक में एक बार दी जाती है। तो ये सारे इसके जो हैं वो ट्रीटमेंट हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कि जो लंग्स की बहुत ही कॉमन डिसीज़ है वो है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, पैरेन्काइमा लंग्स की इन्फ्लामेशन होता है पैरेन्काइमा में लंग्स में। और इसकी जो अगर ईटियोलॉजी की बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नीमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इन्फ्लुएंजा, इस्चीरिया कोलाई, क्लैप्सिला और नीमोकोकस बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या कभी कभी वायरल भी होता है, लाइक वायरल, रिकेट्सियल और माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन से भी होता है। प्रोटोजोअल की बात करें तो हिस्टोलिटिका के कारण। और दूसरा अगर फंगल निमोनिया हुआ है तो एक्टिनोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस और नोकार्डियोसिस या हिस्टोप्लाज्मोसिस के कारण भी हो जाता है। एलर्जिक में है तो लोफलर सिंड्रोम के कारण। और अगर कोलेजिनोसिस है तो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस या रिमेटॉइड अर्थराइटिस कई कंडीशन में भी निमोनिया कॉज हो जाता है। दूसरा टॉक्सिक गैसियस के इन्हेलेशन से भी और लिपोइड के इन्हेलेशन से भी ये निमोनिया कॉज हो जाता है। अगर साइट की बात करें तो राइट लंग में कॉमनली जो होता है ट्रैकिया में, और दूसरा रिकम्बिनेंट पेशेंट में पोस्टेरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब में और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब में ये इन्वॉल्व होता है। दूसरा सिटिंग अप पोजीशन में बेसल सेगमेंट और लोअर लोब इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और एपिकल कंडीशन में ट्यूबरक्लोसिस या क्लैप्सिला इसकी साइट होती है निमोनिया के। दूसरा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो नीमोकोकल इन्फेक्शन अगर नीमोकोकल की वजह से है तो फीवर होगा, ड्राई पेनफुल कफ होगा। दूसरा लेबियल हर्पेक्स सिम्प्लेक्स जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। अगर स्टेफाइलोकोकस से है तो आपको निमोनिया जो होगा काफ़ी सीवियर होगा और ये फैटल भी हो सकता है कुछ ही घंटों में। दूसरा अगर क्लैप्सिला से है तो ये माइल्ड एज
जो माइल्ड एज है या अर्लियर अल्कोहलिक कंडीशन में कॉमन होता है, जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं। दूसरा ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में ये जो है इस्चीरिया कोलाई या कॉलीफॉर्म बैसिलाई या प्रोटियस या सीडोमोनास एर्जिनोसा के कारण ये मेनली हॉस्पिटल से अराइज होता है, पेशेंट के से रिसीव हो जाता है। दूसरा वायरल में ये हेडेक और हेडेक, आपके बॉडी एक और प्रोस्ट्रेशन, फीवर कॉज करेगा। दूसरा ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो पोजीशन का ध्यान रखा जाता है कि कंफर्टेबल होनी चाहिए। डाइट पर ध्यान रखते हैं, लाइट डाइट लें, फ्लूइड जैसे कॉपियस फ्लूइड इनटेक करें। तो ये सब इसके जनरल मेजर्स हैं ट्रीटमेंट के। दूसरा कीमोथेरेपी में जो नीमोकोकाई पेशेंट हैं उनको प्रोकेन पेनिसिलिन दी जाती है और डेली दी जाती है। एम्फिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन 0.5 ग्राम हर 8 आवरली उनको दी जाती है। फाइलोकोकाई के केस में क्रिस्टेलाइन पेनिसिलिन दी जाती है 6 आवरली और क्लोक्सासिलिन। दूसरा क्लैप्सेला के केस में क्लोराम्फेनिकोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफोक्टेसाइमिन। दूसरा इस्चीरिया कोलाई के कंडीशन में कार्बेसिलिन और जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दूसरा इन्फ्लुएंजा के केस में क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है 0.5 ग्राम ट्वाइस अ डे। तो और लेगियोनेला के केस में इरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 8 आवरली दी जाती है। आईवी रूट से भी दी जाती है 13 वीक्स तक। दूसरा डॉक्सीसिलिन और रिफाम्सिन भी दी जाती है। तो और सिम्टम्स इसके, अगर सिम्टम्स की बात करें निमोनिया की, तो काफ़ी पेनफुल कफ आता है। जब भी आपको खांसी आएगी तो पेन होगा। दूसरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए इसको एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग का जो डिसऑर्डर है वो है ब्रोंकिएक्टेसिस। इसमें जो एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो उसमें परमानेंट डायलेशन होता है एक या एक से ज़्यादा ब्रोंकिया में, और इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो सीलियरी डिसफंक्शन, सिस्टिक फिब्रोसिस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये इसके मेन कॉज हैं। दूसरा इन्फेक्शन, चाइल्डहुड इन्फेक्शन लाइक मीजल्स, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये सारे इन्फेक्शन तो नहीं एक्वायर्ड किए हैं पास्ट में। दूसरा फॉरेन बॉडी ब्रोंकियल स्टेनोसिस जैसी कंडीशंस तो नहीं है। दूसरा इसके टाइप्स की बात करें तो सेक्युलर सिस्टिक टाइप्स का होता है, दूसरा सिलेंड्रिकल फ्यूजिफॉर्म टाइप का होता है, और तीसरा वेरिकोस टाइप का ब्रोंकियोटाइटिस होता है। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बाइलेटरल कॉमनली इफेक्ट देखा जाता है लोअर लोब में, और इन्फेक्शन जो होता है काफ़ी क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है ब्रोंकियल वॉल में। और दूसरा जिससे कि जो कोलैप्स की कंडीशन भी आ सकती है स्मॉल ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में या एल्वलाई में। दूसरा इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो हीमोप्टाइसिस जैसी कंडीशंस होती हैं, लाइक इसमें रप्चर हो जाती है एनास्टोमिक ब्रोंकियोपल्मोनरी वेसल्स। दूसरा साइन इसमें किस तरीके से साइन दिखते हैं, शो होते हैं, तो क्लबिंग साइन शो होते हैं, जो क्लबिंग फिंगर्स में क्लबिंग होती है, टोज़ में क्लबिंग होती है, या नेल्स में साइनोसिस होती है। दूसरा चेस्ट साइन देखते हैं कि जो ब्रीथिंग साउंड कैसा है, हार्श है या एक्सपिरेशन कैसा है। दूसरा ये साइन देखते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के किस स्टेज में डेवलप होता है। इन्वेस्टिगेशन इसकी हेमोग्राम के थ्रू, ESR रेस तो नहीं है, या स्प्यूटम को लेकर के इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। दूसरा इमेजिंग में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में प्लेन एक्सरे कराते हैं, प्लेन एक्सरे चेस्ट कराते हैं, ब्रोंकोग्राफी कराते हैं CT स्कैन के थ्रू, और फाइब्रियोप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं, और या सिलियरी फंक्शन असेसमेंट के थ्रू इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ऑस्टियोमेलाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, सेरिब्रल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, पल्मोनरी ऑस्टियोथ्रोपैथी या एमाइलोडोसिस जैसी कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में पोस्चरल ड्रेनेज देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं और सर्जिकल थेरेपी भी
की जाती है। लास्ट इन्फेक्शन जो है वो है लंग एब्सेसिस। इसमें जो लोकलाइज्ड कलेक्शन हो जाता है पस का लंग में, मतलब ये पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है जिसमें लंग्स में पस बढ़ जाता है। इसके जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लैप्सिला, स्ट्रेप्टोकोकाई, एनारोब्स, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फंगस की बात करें तो कोकाइडियोसिस और एस्परजिलस। पैरासाइट में लंग फ्लूक्स या एमेबास, ये सारे इन्फेक्शियस कॉजेटिव एजेंट होते हैं। दूसरा इसमें अगर सिम्टम्स देखें तो कफ, पायरेक्सिया, चेस्ट पेन और मलेशिया, लॉस ऑफ वेट, एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन होती है। और इसमें टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, फिंगर्स में क्लमिंग होती है। ये सारे इसके साइन हैं। इन्वेस्टिगेशन CBC काउंट के थ्रू, स्पिटम या चेस्ट